पिछले वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इसके अंतर्गत हमने प्रतिबंधन एंजाइम, क्लोनिंग संवाहक और सक्षम परपोषी कोशिका के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम इस वीडियो में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम या प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के जो प्रक्रम होते हैं या प्रोसेस होते हैं वो 6 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। तो अनुवांशिक पदार्थ या जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कोशिका के अंदर में सुरक्षित होता है ना। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिका को तोड़ करके डीएनए को क्या करते हैं, अलग करते हैं, इनको पृथक्कृत करते हैं। दूसरा काम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, है ना। अब कोशिका को तोड़ने के बाद जो डीएनए अलग हो गया है, इस डीएनए को क्या करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो इनके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। तीसरा काम होता है पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पीस है, इन्हीं में हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इनका क्या करते हैं हम एम्पलीफाई करते हैं, उनका प्रवर्धन करते हैं, है ना। किसका उपयोग करते हुए, पीसीआर का उपयोग करते हुए। चौथा काम होता है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में या जीव में क्या करना, निवेशन करना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उनको परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, उसके अंदर में पहुंचाया जाता है। पांचवा काम होता है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। तो जो जीन होता है वो होस्ट सेल में जाकर के क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का कार्य होता है और क्या बनता है, प्रोटीन या उत्पाद बनता है। तो उस उत्पाद को क्या करना, प्राप्त करना। छठवां काम होता है अनुप्रवाह संसाधन या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, तो जो जीन होता है उनके द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो उस उत्पाद को आइसोलेट किया जाता है, उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनको परिरक्षित करते हैं और मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो प्रोडक्ट के बनने से लेकर के मार्केट में ले जाने तक का पूरा जो काम है वो अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो चलिए पूरे प्रोसेस को विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार से हम अनुवांशिक पदार्थ को पृथक्कृत करते हैं, कैसे प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटते हैं, किस प्रकार से पीसीआर की क्रिया होती है, फिर कैसे पुनर्योगज डीएनए को होस्ट सेल के अंदर में प्रवेश कराते हैं, किस प्रकार से जीन के द्वारा उत्पाद या प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला है इसमें अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण या आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें रेटोवायरस की, एचआईवी वायरस की, तो वहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। बाकी अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए होता है या अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका के अंदर में सुरक्षित होता है। अतः डीएनए को प्राप्त करने के लिए कोशिका को तोड़ना पड़ता है ना। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कोशिका के अंदर में पाया जाता है। तो डीएनए को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस कोशिका को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो जीवाणु कोशिका जो है उनको लाइसोजाइम से संसाधित करते हैं उनकी कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए, क्योंकि जीवाणु कोशिका जो होता है इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूकोपेप्टाइड से। तो इनको तोड़ने के लिए हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम हमारे लार में भी पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका जो होता है उसमें सेल वॉल जो होता है वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल्यूलेज एंजाइम का, है ना। तो इस तरह से हम पादप कोशिका को किससे तोड़ते हैं, सेल्यूलेज से तोड़ते हैं। वहीं हम बात करें कवक कोशिका की, तो कवक कोशिका बना होता है किसका, काइटिन का। तो इसको तोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, काइटिनेज का। तो इस तरह से सबसे पहला काम जो होता है डीएनए को प्राप्त करने के लिए, तो वो काम होता है क्या, कोशिका को तोड़ना। तो कोशिका को जब तोड़ते हैं तो डीएनए के साथ साथ दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया। ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो भी कोशिका से बाहर आ जाते हैं।
तो डीएनए को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए दूसरे वृहद अणु जैसे कि आरएनए को किससे हम ट्रीट करते हैं, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम से, है ना। आरएनए जो है उनको हमको तोड़ना है, इनको रिमूव करना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, राइबो न्यूक्लियस डाल देते हैं, तो आरएनए जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इसी तरह से प्रोटीन को प्रोटीएज से, है ना, जो प्रोटीन होता है इनको रिमूव करना है तो हम क्या डालते हैं, प्रोटीएज डालते हैं, तो प्रोटीन भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसी तरह से जो लिपिड होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, लाइपेज डालते हैं, तो ये लिपिड जो होता है वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। तो सारे बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कोशिका में प्रेजेंट होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के अपघटनी एंजाइम की सहायता से उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो अंत में केवल क्या चीज़ बनता है, हमारा डीएनए बचता है ना। इस तरह से प्राप्त जो डीएनए होता है वो बहुत लंबा होता है और इसी में हमारा क्या होता है, जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यदि एक कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर के आसपास होता है। 2.2 मीटर के आसपास होता है पूरे डीएनए की लंबाई एक कोशिका में। और एक कोशिका की अगर साइज को देखें तो ये माइक्रोमीटर में होता है, अर्थात बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटे से कोशिका में बहुत बड़े जो डीएनए होता है ये इस छोटे से कोशिका में कैसे आता है, तो इनका रीज़न है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, इस डीएनए अणु को बांध के रखता है, उनको पैक करके रखता है, उनको कंडेंस करके रखता है और इसीलिए छोटे से भाग में डीएनए जो होता है वो समाहित हो जाता है। क्योंकि हमने प्रोटीएज एंजाइम डाला था इसलिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो नष्ट हो जाता है, रिमूव हो जाता है और कोशिका में ये जो डीएनए होता है वो बिखरा हुआ होता है। तो जब इसमें द्रुत स्थिति या चिल्ड एथेनॉल मिलाया जाता है तो ये जो डीएनए होता है वो अवक्षेपित हो जाता है और अवक्षेपित होकर के ये किसके रूप में दिखाई देता है, महीन धागे के रूप में दिखाई देता है, जिसे स्पूलिंग द्वारा अलग कर लिया जाता है। समानता अवक्षेपित डीएनए को लूप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप होता है डीएनए को अलग करना, उनको पृथक्कृत करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा स्टेप होता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना एवं डीएनए खंडों का पृथक्करण। तो महीन धागे के रूप में प्राप्त डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से खंडित किया जाता है, जिससे विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड प्राप्त होते हैं और इन्हीं डीएनए खंडों में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया जाता है। डीएनए खंडों को एगारोस जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं, है ना। डीएनए खंडों को क्या करते हैं, एगारोस जेल में डालते हैं, तो यह एगारोस जेल जो होता है वो क्या करता है, छलनी की तरह कार्य करता है और डीएनए खंडों को डिफरेंट साइड में उनके आकार के अनुसार इसको अलग अलग कर देता है। तो एगारोस जेल क्या है, तो एगारोस जेल जो होता है वो एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसे समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है ना। ये जो एगारोस जेल होता है इनको किससे प्राप्त करते हैं, समुद्री घास से, और ये प्रकार का क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एगारोस क्या है, तो एगारोस क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक होता है। एगारोस जेल में कूब बने होते हैं जिसमें डीएनए को लोड किया जाता है। यह सिरा कैथोड के समीप होता है और दूसरा सिरा एनोड से जुड़ा होता है। तो एगारोस जेल जो होता है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट में उसको डालते हैं। तो एगारोस जेल में क्या होता है, यहाँ पे कूब बने होते हैं, है ना, खांच बने होते हैं। इन्हीं खांचों में क्या करते हैं, डीएनए को लोड किया जाता है और ये किसके समीप होता है, कैथोड के समीप होता है। इनका दूसरा सिरा जो होता है वो एनोड होता है। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होते हैं अतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये धनात्मक रूप से आवेशित एनोड की ओर गति करते हैं। क्योंकि हमने डीएनए को कहाँ पे डाला है, इन कूप में डाला है और ये कैसा है, ये कैथोड वाला सिरा है ना। और डीएनए की प्रकृति कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो यहाँ से जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं या खंडों के रूप में जो डीएनए होता है वो क्या करता है, एनोड की तरफ मूव करता है ना। एनोड की तरफ ये क्या करता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें डीएनए के जो बड़े खंड होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं, जबकि छोटे खंड होते हैं वो क्या करते हैं, तेजी से मूव करता है ना, तेजी से स्थानांतरित होता है। जैसे एक मोटा आदमी जो होता है और एक पतला आदमी है, उनके बीच में अगर हम रेस कराएं तो मोटा आदमी जो होगा वो धीरे धीरे दौड़ेगा और पतला आदमी क्या करेगा, तेजी से दौड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो मोटे और बड़े जो डीएनए होते हैं वो कूप के आसपास ही रहता है, जबकि जो छोटे डीएनए होता है वो दूर तक स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है।
अब इन डीएनए खंडों को देखने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर इसे पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर यह चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है ना। अब डीएनए खंडों को हमको देखना है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, है ना। एथिडियम ब्रोमाइड से उसको अभिरंजित करते हैं और पराबैंगनी प्रकाश किरण से उनको अनावृत करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो ये चमकीले नारंगी रंग की पट्टी के रूप में हमको दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में पूछा गया था कि डीएनए खंडों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये है एथिडियम ब्रोमाइड, है ना। एथिडियम ब्रोमाइड से जब इनको स्टैनिंग किया जाता है तो ये हमको कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में। इन पट्टियों को एगारोस जेल से काट करके बाहर निकाल लिया जाता है और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया छालन कहलाती है ना। जो एगारोस जेल की जो पट्टी होती है, ठीक है, इसमें क्या है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स, पट्टियों को क्या करते हैं, आप काट करके अलग कर लेते हैं और इनको निष्कर्षित कर लेते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, छालन या इल्यूशन कहलाता है। इसी तरह से संवाहक डीएनए को भी काट करके अलग किया जाता है और शुद्ध किए गए डीएनए के साथ लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो जब संवाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए को और प्राप्त डीएनए खंड को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है तो स्टिकी इन प्राप्त होता है, जिसे लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ करके अंत में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। तीसरा है पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना या जीन को एम्पलीफाई करना। तो पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज है जिसके बारे में सर्वप्रथम कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आज के डेट में बगैर पीसीआर के बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अधूरा है, क्योंकि इसके बिना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीसीआर क्या है, तो पीसीआर से तात्पर्य पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसमें उपक्रमों एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए इन विट्रो विधि द्वारा एक जीन की कई प्रतिलिपियों का संश्लेषण किया जाता है। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो पॉलीमरेज क्या होता है, तो पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिनकी सहायता से डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है। तो पॉलीमरेज की सहायता से ये जो अभिक्रिया है उसको चेन में चलाते हैं, बार बार श्रृंखला में चलाते हैं, जिसके कारण हमको जीन की कई प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, एक तो प्राइमर का उपयोग करते हैं और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो प्राइमर क्या होता है, तो प्राइमर जो होता है या उपक्रम जो होता है वो रासायनिक रूप से संश्लेषित छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं, और जनरली ये 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड क्षारक के बने होते हैं। तो पीसीआर के लिए एक मशीन होती है जिसके अंदर में क्या होते हैं, खांच बने होते हैं, और इन्हीं खांचों में क्या करते हैं, ट्यूब को डालते हैं। इस ट्यूब में क्या करते हैं, जो टारगेट डीएनए होता है या वांछित डीएनए होता है उनको लेते हैं, उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं, प्राइमर डालते हैं, कुछ बफर सॉल्यूशन होता है, बफर रिगेंड होता है, उनको डाला जाता है, और न्यूक्लियोटाइड को डाला जाता है। ये सारी चीज़ को कहाँ पे डाल देते हैं, इस ट्यूब में, और इस ट्यूब को क्या करते हैं, ये जो खांच बने होते हैं उनमें डालते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्यूब लिए तो इसको एक खांच में डालेंगे, दूसरा ट्यूब होगा उसको दूसरे खांच में डालेंगे। इस प्रकार से इन ट्यूब को क्या करते हैं, जो खांच बना हुआ है उसमें डालते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, इसकी सहायता से हम तापमान को कम या ज़्यादा करते हैं। तो जब तापमान को कम या ज़्यादा करते हैं उस स्थिति में डीएनए जो होता है वो उनके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, प्राइमर जो होता है उससे जाकर के जुड़ जाता है, और लास्ट में हमारा जो जीन होता है या डीएनए जो होता है उनकी मल्टीपल कॉपी बन जाती है। तो हम डीएनए की रेप्लिकेशन कराने के लिए या डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट की तरह उपयोग करके अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर में जोड़ देता है। ये क्या करता है, जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट की तरह उपयोग में लेता है ना, सांचे की तरह उपयोग में लेता है, और वहाँ पे पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, प्राइमर में जोड़ देता है। जैसे आपको पता होगा कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो जब इसको ताप दिया जाता है तो इनके दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रैंड को ले रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे देखिए डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर आकर के जुड़ता है। जहाँ पे प्राइमर आकर के जुड़ता है वहीं पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो आकर के जुड़ता है, और वहाँ पे पाए जाने वाले जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको क्या करेगा, एक एक करके ला करके ये इनको जोड़ते जाता है। इस तरह से यहाँ पे डीएनए जो होगा उनकी डबल स्ट्रैंड बन जाएंगी, है ना।
तो एक स्ट्रैंड से डीएनए के डबल स्ट्रैंड का निर्माण हो गया, दूसरे से फिर क्या होगा, दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण होगा। तो इस तरह से एक डीएनए से लास्ट में क्या होता है, 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रम को कई बार दोहराया जाता है तो डीएनए खंड का 1 बिलियन यानी 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है ना। इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराएं, मतलब डीएनए के डबल स्ट्रैंड जो होता है उनको अगर ताप दें तो ये 2 अलग अलग स्ट्रैंड बना लेंगे, दोनों स्ट्रैंड में फिर प्राइमर जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और इनके स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ये पूरा कर देगा। तो इस तरह से हर बार क्या होता है, 2-2 स्ट्रैंड का निर्माण होता है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से अगर इस प्रक्रम को कई बार दोहराया जाए तो लगभग हमको 1 बिलियन यानी 1 अरब तक की जीन की कॉपी या डीएनए की कॉपी हमको मिल सकती है। तो यह सतत प्रवर्धन जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है ना। ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के रूप में टेक पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है, जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से इनको पृथक किया गया है। ये जो प्रक्रम होता है उसमें तापक्रम बहुत अधिक होता है और आपको पता है कि अधिक तापमान पर एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और इसीलिए उच्च तापमान में कार्य करने में दक्ष है ना पॉलीमरेज एंजाइम होता है। कौन सा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, इन्हीं का उपयोग किया जाता है, जिसको थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु जो कि गर्म जल में पाया जाता है, इनसे इनको पृथक किया गया है। तो इसको टेक पॉलीमरेज क्यों लिखते हैं, तो टी से होता है थर्मस और ए और क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वेटिकस है ना। थर्मस एक्वेटिकस से इनको बनाया गया है क्या चीज़, टेक। तो इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है और ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो उच्च तापमान में भी क्या होता है, सक्रिय रहता है। पीसीआर की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है निष्क्रियण या विकृतीकरण या डीनेचुरेशन, दूसरा होता है तापानुशीलन या एनेलिंग और तीसरा होता है प्रसार या एक्सटेंशन। तो डीएनए विकृतीकरण या डीनेचुरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले वांछित डीएनए को माध्यम में 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे दोनों सूत्रों के बीच स्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाता है और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक होकर सांचे की तरह कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डीएनए के विकृतीकरण या डीनेचुरेशन में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए को हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये टारगेट डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड, इनको हम क्या करते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम देते हैं, तो इनके बीच में स्थित हाइड्रोजन बंध जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूट करके ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। और बाद में ये टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगते हैं। दूसरा स्टेप है तापानुशीलन या एनेलिंग। तो एनेलिंग में क्या होता है, अब माध्यम का तापक्रम लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है ना। जो तापमान 94 डिग्री सेंटीग्रेड था उनको कम करके अब कितना कर देते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दे देते हैं, जिससे प्राइमर टेम्पलेट डीएनए के 3 इन सिरे पर जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे हम तापक्रम को कम करते हैं तो प्राइमर जो होता है वो डीएनए के 3 इन सिरे पर आकर के क्या होता है, ये जुड़ जाता है। इस छोटे से परिपूरक द्विश्रृंखलित डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ता है ना। जहाँ पे ये प्राइमर जुड़ा हुआ था इसी भाग से अब क्या होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो भी आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है और सांचे में परिपूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाता है। तीसरा स्टेप होता है प्रसार या एक्सटेंशन। तो अब माध्यम के तापक्रम को फिर से बढ़ाकर 72 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। जो तापमान हमने कितना किया था, 54 डिग्री सेंटीग्रेड का किया था, तो उसके तापमान को हम फिर से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब कितना कर देते हैं, इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, जिससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए श्रृंखला का विस्तार करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब ये क्या करेगा, इस श्रृंखला को विस्तार करेगा, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड होगा उनको ला करके ये क्या करते जाएगा, जोड़ते जाएगा और डीएनए श्रृंखला का विस्तार करते हुए नए डीएनए श्रृंखलाएं संश्लेषित करता है, जो कि टेम्पलेट से परिपूरक होता है या उनकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस तरह से एक डीएनए से डीएनए के 2 स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। तो चलिए पीसीआर के तीनों स्टेप को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, डीएनए है, जिसमें ये पिंक वाला जो भाग है वो हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वांछित डीएनए है। इनकी हमको क्या करना है, मल्टीपल कॉपी बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तापमान को 94 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए का निष्क्रियकरण या डीनेचुरेशन। तो जब तापमान को 94 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं और
दो अलग अलग स्टैंड का क्या कर लेते हैं, ये निर्माण कर लेते हैं। अब तापमान को हम पुनः कम करके 54 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तापानुशीलन या एनेलिंग कहते हैं। तो तापमान को जब हम 54 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं तो उस स्थिति में जो उपक्रम होता है या प्राइमर जो होता है वो इसके 3 इंच सिरे में आकर के, है ना, ये जो टेम्पलेट है ये 3 इंच सिरा है, तो 3 इंच सिरे में आकर के जुड़ जाता है। वैसे ये इधर का 3 इंच सिरा है, तो यहाँ पर भी आकर के एक प्राइमर जो होता है वो जुड़ जाता है ना। तो तापमान को हम 54 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं तो जो प्राइमर होता है वो आकर के जुड़ जाता है। अब पुनः हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाकर कितना कर देते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो डीएनए श्रृंखला में क्या होता है, प्रसार होता है, विस्तार होता है और नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। तो उस स्थिति में डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो जनरली क्या होता है टेक पॉलीमरेज होता है, वो न्यूक्लियोटाइड को ला करके क्या करता है, जोड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आरएनए प्राइमर जहाँ से जुड़ा इसी भाग से क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और इस दिशा में क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को ला करके जोड़ते जाएगा। वैसे यहाँ पर भी देखिए ये आरएनए प्राइमर है, तो इस भाग में आकर के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा और इस दिशा में क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को ला करके जोड़ेगा। तो इस तरह से 2 डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद एक डीएनए से कितना बन जाता है, 2 डीएनए बन जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को 30 बार दोहराते हैं तो लगभग 1 मिलियन कॉपी जो होती है वो बन जाती है हमारे जीन की, है ना। तो इस तरह से हम एक जीन की क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। किसके द्वारा, पीसीआर करके। पीसीआर के द्वारा जब जीन की मल्टीपल कॉपी बन जाती है तब आवश्यकता अनुसार प्रवर्धित डीएनए खंड को संवाहक के साथ बांधकर आगे क्लोनिंग में प्रयोग किया जाता है, उनका क्लोन बनाया जाता है। चौथा स्टेप होता है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन, है ना। जो बना हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उनको आप क्या करते हैं, हम परपोषी कोशिका या होस्ट सेल में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियां, है ना, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में वाहक की आवश्यकता नहीं होती और इनडायरेक्ट मेथड में वाहक या वेक्टर की आवश्यकता होती है। इनडायरेक्ट मेथड में ऐच्छिक जीन को वाहक से बांधा जाता है और परपोषी कोशिका या होस्ट सेल को सक्षम बनाकर इसमें पुनर्योगज डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाहक जो होता है या जो वेक्टर जो होता है ना, इसमें हम जो ऐच्छिक जीन होता है या वांछित जीन जो होता है उनको क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, इसमें जोड़ देते हैं। और उनके बाद क्या करते हैं, जो परपोषी कोशिका जो होता है या होस्ट सेल जो होता है उनको हम क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं। तो जो होस्ट सेल होते हैं उनको सक्षम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाइवेलेंट केटायन या कैल्शियम आयन से उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जिसके कारण ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो इस होस्ट से जाकर के चिपक जाता है। अब क्या करते हैं, ये जो होस्ट सेल होता है उनको हम क्या करते हैं, बर्फ में रखते हैं। बर्फ में रखने के बाद इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं और उनके बाद पुनः क्या करते हैं, फिर से बर्फ में रखते हैं, है ना। तो ऐसा करने से जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर में जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। मान लो यदि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन है और यदि हम इसे होस्ट सेल के अंदर में प्रवेश कराते हैं तो ये जो होस्ट सेल होता है वो भी एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है ना। तो ये जो रूपांतरित सेल जो होता है इनको यदि हम एम्पिसिलिन युक्त कल्चर माध्यम में अगर ग्रो कराएं तो यहाँ पे ये सरलता से ग्रो कर जाता है, एम्पिसिलिन में मरता नहीं। क्यों नहीं मरता, क्योंकि इनके पास अब क्या हो गया है, एम्पिसिलिन के जीन है जिनके कारण ये रेजिस्टेंट पावर शो करता है। लेकिन अगर ये साधारण अगर होस्ट सेल होगा तो वो एम्पिसिलिन माध्यम में क्या होगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के चेन में हेल्प करता है, इसलिए इसे हम सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करा करके उनके लक्षण को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट मेथड।
तो डायरेक्ट मेथड में इच्छित जीन को सीधे ही परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज़ किया था, वाहक यूज़ किया था, वेक्टर यूज़ किया था। पर डायरेक्ट मेथड में वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन विधि और जीनगन विधि। माइक्रो इंजेक्शन विधि में क्या करते हैं, होस्ट सेल में सीधा इंजेक्शन के थ्रू क्या कर देते हैं, डीएनए को क्या कर देते हैं, अंदर में प्रवेश करा देते हैं। वहीं जीनगन विधि में क्या करते हैं, जैसे प्लांट सेल में सोने या टंगस्टन के जो पार्टिकल होते हैं उससे डीएनए को क्या कर देते हैं, आस्तरित कर देते हैं और बमबारी के साथ उसको प्लांट सेल में क्या कर देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन दोनों विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो वांछित डीएनए होता है उनको हम प्रवेश करा सकते हैं।